गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने ओम का नियम पढ़ लिया। उससे पहले हमने अपवयन वेग विभवांतर में संबंध, अपवयन वेग विद्युत धारा में संबंध, ये भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा चालक की प्रतिरोधकता। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? चालक की प्रतिरोधकता की। एक्चुअल में जो चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना, वो क्या चीज होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी चालक होता है, उसका जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक का, सिंपल पॉइंट लिखें, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई या जो भी हम चालक ले रहे हैं, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात जितना तार लंबा होगा, चालक की लंबाई के समानुपाती, जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जैसे मान लो आपके पास एक चालक कार है जिसकी लंबाई L है, ठीक है ना, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो क्या ले रखा है? A। इस तरह से आपके पास एक चालक कार है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, सिलेंड्रिकल मान लो कैसे थे। तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है R समानुपाती L, R समानुपाती L, समीकरण संख्या 1। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे उसका प्रतिरोध घटता है। प्रयोगों से देखा गया बेटा, इसका हम प्रयोग भी करेंगे लैब में, ठीक है ना, इसका हम प्रयोग करके भी चेक करेंगे। ओम के नियम की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो अलग अलग लंबाई के जो चालक तार उनका प्रतिरोध अलग अलग आएगा, ठीक है। तो लंबाई के हिसाब से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ये प्रयोग से देखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट ओम ने दिया था कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के युग्म क्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब इसकी मोटाई, तो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A, समीकरण संख्या 2, R व्युत्क्रमानुपाती A। अब समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर लो। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं बेटा? कंबाइन कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L अपॉन A, R समानुपाती L बटा A। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं हमेशा रो, जिसे हम बोलते हैं चालक की प्रतिरोधकता या चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। आपके पास सूत्र आ गया R बराबर रो L बाई A, समीकरण संख्या 3, जहां रो क्या है, कुछ बुक्स में इसको K भी लिखा होता है बेटा, कैपिटल K लिख दो, प्रतिरोधकता को या रो से निर्देशित कर देते हैं। जहां रो चालक की प्रतिरोधकता है, चालक के पदार्थ की, जिस पदार्थ का बना हुआ, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और जो सबसे अच्छा चालक होता है उसके लिए रो का मान सबसे कम होता है। रो का मान कम होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, उसमें से धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। उनके नियम के अनुसार हमने एक सूत्र पढ़ा था, V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। अगर R का मान कम होगा बेटा, प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा उसमें ज्यादा प्रवाहित होगी। तो हमारा सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। चांदी की प्रतिरोधकता व प्रतिरोध सबसे कम होते हैं, चांदी की प्रतिरोधकता व प्रतिरोध सबसे कम होते हैं, इसलिए वो सबसे अच्छा चालक होता है, उसमें सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, उसमें लॉसेज कम होते हैं बेटा। तो जहां रो हमारा चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, तो चालक किस पदार्थ का बना हुआ उसकी प्रतिरोधकता होती है ये। तो जैसे चांदी के लिए सबसे कम होता है इसका मान, ठीक है। उसके बाद चांदी के बाद हम कॉपर की बात करते हैं, फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, फिर गोल्ड की बात करते हैं। ऐसे सीक्वेंस से आपकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, पर सबसे कम किसकी होती है? चांदी की होती है। जो कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, इसलिए उनमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती। जैसे कुचालक पदार्थ ले लो, कुछ भी लकड़ी है, लकड़ी की प्रतिरोधकता
बहुत ज्यादा होती है इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जनरल सी बात थी। तो रो आपको पता चल गया चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ये जो मान है वो चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगर सोने का, हम चांदी की बात करें, चांदी का आप बड़ा तार ले लो छोटा तार ले लो, उसकी प्रतिरोधकता जो है उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। तो चांदी की जो प्रतिरोधकता वो फिक्स है, चाहे उसकी आप लंबाई कितनी बढ़ाओ, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ भी लो, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, न कि चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, न कि प्रतिरोधकता। इस चीज को ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पे पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये जो रो है, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो रो का देखो सूत्र क्या होगा, इसको वज्र गुणा करके हल करने पे RA/L, ये रो का सूत्र है। तो रो का मात्रक क्या होगा बेटा, रो का मात्रक देखो ध्यान से, R का मात्रक ओम, A मीटर स्क्वायर बटा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर, R का मात्रक क्या हो गया ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अगर चालक तार की लंबाई सेंटीमीटर में देखते हो तो ओम सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, अन्यथा अगर SI पद्धति में लिखोगे तो ओम मीटर लिखोगे। रो की विमा क्या लिखोगे बेटा, रो की विमा देखो इसी सूत्र से, R की विमा लिख लो, A की विमा लिख लो, L की विमा लिख लो, या R की विमा लिख के L की विमा डायरेक्ट लिखो। तो R की विमा कल ही सीखी थी, V/I से। R की विमा किससे लिखेंगे, V/I से। V की विमा W/Q, तो वो थोड़ा सा अलग से शॉर्ट सॉल्व करके देख लो। V की विमा अपन लिखते हैं W/Q से, W की विमा आपकी M1 L2 अपॉन Q की विमा है A1 T1, T ऊपर चला जाएगा, A1 के ऊपर A-1, ये V की विमा है। और हमारा सूत्र होता है R का V/I, तो I और तो V-A-2 हो जाएगा, ये R की विमा आ गई। इसको हम L से और मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की विमा हो गई M1 L3 T-3 A-2, ठीक है ना। विमा हम इस तरह से हल कर लेते हैं, बहुत आसान होती है विमा कैलकुलेट करना। तो अभी हमने पढ़ा चालक के प्रतिरोधकता। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बनती है, जहां रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, न कि उसके अनुप्रस्थ काट लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने विमा लिख ली, मात्रक लिख लिया, रो का मात्रक आपका ओम मीटर आ गया, उसकी विमा आपने लिख लिया M1 L3 T-3 A-2, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो बेटा एक जनरल क्वेश्चन करते हैं कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें चालक का प्रतिरोध दिया हुआ और उसकी प्रतिरोधकता दे रखी है, और मैं चालक की लंबाई आदि कर दूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप से कि मान लो एक भौतिक राशि है जिसका मान है 12 ओम और y दूसरी भौतिक राशि जिसका मान है 48 × 10⁻³ ओम मीटर। तो आपको ये मात्रक देख के पता करना है कि ये भौतिक राशि कौन सी है और ये वाली भौतिक राशि कौन सी है, ठीक है। तो मात्रक लिखा हुआ ओम, इसका मतलब प्रतिरोध है, ओम मीटर लिखा है इसका मतलब प्रतिरोधकता है। क्वेश्चन में यह था कि अगर चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, यदि चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो x व y के संगत मान लिखो, x व y के संगत मान ज्ञात कीजिए, संगत मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में पूछा था बोर्ड में क्वेश्चन, देखो चालक की लंबाई आधी करने से प्रतिरोध आधा हो जाएगा क्योंकि R समानुपाती L होता है। तो डायरेक्ट लिखना आपको, x का मान 12 ओम दिया हुआ था तो x कितना हो जाएगा बेटा 6 ओम। अगर चालक की लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा आधा, ठीक है। डबल करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा 24 ओम। आधा करने पे ये प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा क्योंकि R समानुपाती L होता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। फिर दूसरी बात देखो y का मान दे रखा है 48 × 10⁻³ ओम मीटर, ये आपकी प्रतिरोधकता है। वो चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। हमने चालक का पदार्थ थोड़ी चेंज किया, चालक का पदार्थ तो वही है, तो y का मान वही रहेगा सेम 48 × 10⁻³ ओम मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जब भी आपसे प्रतिरोधकता की बात करें और अगर पदार्थ नहीं बदलता चालक का तो प्रतिरोधकता तो उतनी ही रहेगी, चाहे आप लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ भी चेंज करो, बट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो ओम का नियम है V बराबर I R, इसका हम एक सूत्र डिराइव करेंगे। मतलब हमने जो पहले पढ़ा था धारा, विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध, और इसके अलावा धारा घनत्व और उसमें संबंध अपवहन वेग में, ये संबंध हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना। इन संबंधों की सहायता से हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे बेटा। हमारा टॉपिक है ओम के नियम की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम्स लॉ डिराइव करना है, ठीक है। हम जानते हैं हमारे पास एक चालक होता है, सपोज मेरे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है। चालक की लंबाई कितनी है बेटा? L, कैपिटल L इसकी लंबाई है, A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, V विभवांतर से इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, वेक्टर से कनेक्ट किया है जिसके सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित किया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, कॉन्सेप्ट है। और जैसे हम इसको विभवांतर V से कनेक्ट करते हैं, इसकी सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में एक अपवहन वेग Vd से गतिशील होते हैं, ठीक है ना। अपवहन वेग Vd से इस दिशा में गतिशील होंगे इसके इलेक्ट्रॉन। हम इतना जानते हैं, विद्युत क्षेत्र आपका x2y होगा, इसको x सिरा मान लो, इसको y सिरा मान लो। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताओ अपवहन वेग व धारा में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि I बराबर, कल ही सीखा था, NEAVD, अपवहन वेग व धारा के संबंध से हम जानते हैं I बराबर NEAVD, जहां N चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, Vd अपवहन वेग है, और I आपकी विद्युत धारा है। तो अगर मैं इस A को इसके अपॉन में ले लूं तो I अपॉन A क्या बन गया? I अपॉन A क्या बन गया? J। इसको हम क्या लिख देंगे? J बराबर NEVD, समीकरण संख्या 1। यह हम डायरेक्ट कर चुके हैं, हमें पहले से पता है J बराबर NEVD या I बराबर NEAVD, एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, तो उससे हमने धारा घनत्व भी ज्ञात कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताओ Vd का मान कितना ज्ञात किया था? हम जानते हैं, चूंकि Vd बराबर अपवहन वेग का सूत्र था E टॉ बटा m इंटू कैपिटल E, E टॉ बटा m इंटू कैपिटल E, ये सूत्र पढ़ा हुआ है, जहां E चालक पर आवेश, तो विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और कैपिटल E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम आरोपित कर रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब आप ये Vd का मान समीकरण 1 में रख लो, इसको आप समीकरण 2 बोल दो और लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख लो Vd का 1 में, तो आपके पास मान आ गया J बराबर स्मॉल ne, Vd का मान आपके पास है E टॉ बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल E। हल करो इसको, J बराबर n इंटू E स्क्वायर, n E स्क्वायर टॉ बटा m इंटू कैपिटल E। ध्यान से देखो बेटा, स्मॉल m चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो विश्रांति काल और m, ये कांस्टेंट है सर, ये सब क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं चालक की चालकता, जिसे हम सिग्मा से निर्देशित करते हैं, चालक की चालकता। ये वाली जो राशि है वो कांस्टेंट है, जिसको हम सिग्मा से निर्देशित करेंगे, सिग्मा बराबर Ne स्क्वायर टॉ बटा m। तो हमारे पास सूत्र आ गया J बराबर सिग्मा E, एक संबंध आ गया J और E के अंदर, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य एक संबंध आ गया J बराबर सिग्मा E, जहां सिग्मा चालक की चालकता है, जहां सिग्मा क्या है? चालक की चालकता, चालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, चालक की चालकता है, इसको हम बोलते हैं चालकता, इसको हम बोलते हैं चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। जो भी हमने कंडक्टर लिया उसकी कंडक्टिविटी। सिग्मा का मान देखो, आपने लिखा Ne स्क्वायर टॉ बटा m। ध्यान से देखो, m नियत इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो विश्रांति काल चालक पर निर्भर करेगा किस पदार्थ का चालक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा ऐसा पदार्थ है जिसकी विश्रांति काल कम है, दो क्रमागत टक्करों के बीच समय कम लगा, तो समय कम लगा इसका मतलब सिग्मा का मान भी कम होगा, उसकी चालकता भी क्या होगी? कम होगी, उसकी चालकता भी क्या होगी? कम होगी।
देखो बेटा, इसी संबंध से हम एक और चीज सीखेंगे कि चालकता और प्रतिरोधकता में भी एक संबंध होता है, रो बराबर 1/सिग्मा या सिग्मा बराबर 1/रो। चालक की चालकता व प्रतिरोधकता में एक संबंध होता है, सिग्मा बराबर 1/रो। तो यहां से अगर मैं रो का मान लिखूं तो रो का मान उल्टा हो जाएगा m/n/e²। जिन चालकों के लिए विश्रांति काल कम होता है उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा? ज्यादा। तो इसका मतलब अर्धचालक और कुचालक के लिए विश्रांति काल का मान कम होता है तो उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। प्रतिरोधकता ज्यादा होती है इसका मतलब उनसे धारा कम प्रवाहित होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, आपने ये संबंध निकाल लिया, इसको समीकरण संख्या आपने 3 बोल दिया। इसको समीकरण संख्या कितना बोल दिया बेटा? 3। आगे देखो, मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं। हम एक संबंध भी जानते हैं, विद्युत धारा व विभवांतर के संबंध से विद्युत धारा विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के संबंध से विद्युत क्षेत्र के संबंध से विद्युत क्षेत्र के संबंध से हम जानते हैं E बराबर V/L। सीखा? चालक की लंबाई L, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V, आरोपित विद्युत क्षेत्र E, तीनों में संबंध क्या होगा? E बराबर V/L। समीकरण संख्या 4। और आपने J बराबर सीखा हुआ है I/A। J बराबर क्या सीखा हुआ है? I/A। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे समीकरण 3 में J की जगह तो I/A रख देंगे। I/A बराबर सिग्मा V/L। E की जगह क्या पुट कर देंगे? V/L। यहां से V का मान हल करो, इसको भाजक गुणा करके यहां से V का मान हल करो तो V बराबर I अपॉन, ये भाजक गुणा करेंगे ना तो V के साथ सिग्मा आना चाहिए नीचे, सिग्मा और A L ऊपर, और 1/सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? रो। तो V इक्वल्स टू I रो L/A। चूंकि 1/सिग्मा बराबर रो, चालकता प्रतिरोधकता के संबंध से, और ये रो L/A भी तो पढ़ा था अभी अभी, चालक का प्रतिरोध R बराबर रो L/A। तो V बराबर आपके पास सूत्र क्या आ गया? I/R। समीकरण संख्या 5। यही तो व्युत्पन्न करना था, क्योंकि R बराबर रो L/A। तो ये सूत्र भी हमें पता है, इसकी जगह हम R पुट कर देंगे, 1/सिग्मा की जगह रो पुट कर देंगे तो हमारे पास V बराबर IR। ये ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई बेटा। देखो ध्यान से, ओम का नियम यही तो कहता है V बराबर IR, V समानुपाती I। ये ओम के नियम की उत्पत्ति थी। कितना सा छोटा सा डेरिवेशन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। हमने ओम के नियम की उत्पत्ति भी कर ली, इससे पहले प्रतिरोधकता कर ली। अब हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, ओमीय अनोमीय युक्तियां। ओमीय व अनोमीय युक्तियां, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओमीय युक्तियां और अनोमीय युक्तियां, मतलब ओमीय चालक अनोमीय चालक। ध्यान से देखो, ओमीय कौन से होंगे? जो ओम के नियम का पालन करते हैं। हमारा टॉपिक है छोटा सा, ओमीय व अनओमीय युक्तियां। अनओमीय, ओमिक एंड अनओमिक डिवाइस युक्तियां। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, दो ओमीय अनओमीय युक्तियों के नाम लिखो। तो ध्यान से देखो, ओमीय युक्तियां वे युक्तियां होती हैं जो ओम के नियम का पालन करता है, मतलब वो चालक जिनमें V समानुपाती I होता है। चालक के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित करने से चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो वो धारा के समानुपाती हो, वो ओमीय युक्तियां कहलाती हैं। V समानुपाती I वाला केस, ठीक है, लिख लोगे इसको। ओमीय युक्तियां वे युक्तियां होती हैं जो ओम के नियम का पालन करती हैं, जो ओम के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल सोचो, कोई भी चालक ले लो, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, ये सब चालक, इन चालकों से कोई भी हम युक्ति बनाए तो वो उनके नियम का पालन करती है। तो हम इसके एग्जांपल लिखेंगे, सभी चालक, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, कुछ भी हो, वो सब कैसी युक्तियां होती है? ओमीय युक्तियां। ठीक है, लिख लोगे ओमीय युक्तियों की परिभाषा,
वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, या वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय युक्तियां कहलाती है। जैसे एग्जांपल, सभी चालक खत्म। अनोमीय युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसमें v समानुपाती I वाला केस नहीं होता है, जिसमें v समानुपाती I वाला केस नहीं होता है, उन्हें अनोमीय युक्तियां कहते हैं। अर्थात हम लिखेंगे जो युक्तियां ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें अनोमीय युक्तियां कहते हैं। अर्थात उनमें v समानुपाती I नहीं होता है। जैसे देखो मैं एग्जांपल बताऊं, बल्ब का तंतु होता है, बल्ब का तंतु होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो उसका प्रतिरोध चेंज हो जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध चेंज हो रहा है तो v समानुपाती I नहीं है। विद्युत अपघट्य पदार्थ, जब हम सेल बनाते हैं, जब हम सेल बनाते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य लिया जाता है वहां पर भी कुछ लॉस होता है, इसलिए वहां पे भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। अर्धचालक डायोड, ठीक है, हम 16वें चैप्टर में डायोड ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। अर्धचालक डायोड, उसमें भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। देखो अर्धचालक डायोड जो होता है उसके लिए V और I का जो ग्राफ देखोगे आप, V और I के मध्य जो ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये अर्धचालक, ओम के नियम में ग्राफ कैसा होता है? रेखीय। ये आपका ग्राफ रेखीय नहीं है, तो अर्धचालक डायोड के केस में, अर्धचालक डायोड के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो V और I के मध्य कुछ ऐसा ग्राफ देखोगे। ऐसे ही कोई विद्युत अपघट्य लिया हुआ है तो आप ग्राफ ऐसे भी देखोगे, V और I के मध्य ग्राफ ऐसा भी होगा। अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या ओम के नियम का पालन हो रहा है? v समानुपाती I है, इस स्थिति में नहीं है। उस समय तक मान बढ़ा फिर एकदम से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो अनोमीय युक्तियों के एग्जांपल, बल्ब का तंतु, विद्युत अपघट्य पदार्थ, अर्धचालक डायोड, ट्रांजिस्टर आदि में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, तो ये अनोमीय युक्तियां कहलाएंगी। डायोड ट्रांजिस्टर याद रख लो, सिंपल सा। विद्युत अपघट्य पदार्थ याद रख लो, और सिंपल कुछ भी, जैसे हम बोले बल्ब का तंतु, वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अनोमीय युक्तियां होगी, बस छोटा सा टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध, या उससे पहले आपने देखो एक प्रतिरोध की परिभाषा और सीखी होगी। किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, जनरल बता रहा हूं, आपको लिखना है चालक का प्रतिरोध। ओमीय अनोमीय युक्तियां समझ में आ गई, आपको लिखना है अच्छे से। मैंने लिखवाया नहीं है इसमें कुछ भी, आपको खुद को ही लिखना है। एग्जांपल भी खुद को ही लिखने, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 ओमीय अनोमीय युक्तियों के नाम लिखो, लिख दोगे। प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। फिर उसके बाद कार्बन प्रतिरोध की बात करेंगे। चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा का विरोध करता हो। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध एक तरह से रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टेंस, जो करंट को रेजिस्ट करता हो, जो धारा को बहने के, धारा के फ्लो होने का अपोज करता हो। जनरल बात है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका विरोध होता है चालक के प्रतिरोध के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिसके कारण विरोध हो रहा है वो चालक का प्रतिरोध है। देखो जनरल बताता हूं, मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, इसमें समझा रहा हूं। आपने सूत्र लिखा ओम के नियम से I बराबर V बटा। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी बताया था भाई कि सबसे अच्छा चालक चांदी होता है और कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसका मतलब उसका R सबसे कम होता है। अगर R की वैल्यू कम होगी उसके लिए तो उसमें धारा मैक्सिमम प्रवाहित होगी, इसका मतलब सबसे अच्छा चालक क्या हुआ? चांदी। तो R क्या है? जो धारा के बहने का, धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा था, वही तो था R। उसी तो हम चालक का प्रतिरोध कह रहे थे, वही तो हमारे चालक का प्रतिरोध था जो धारा के बहने के, धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा था, ठीक है। उसको हम R से निर्देशित कर रहे हैं। तो R क्या हुआ? R एक तरह का रेजिस्टेंस है, चालक का प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह का अवरोध करता हो, ठीक है ना, जो धारा के प्रवाह का अवरोध करता है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी है जिसमें R का मान सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम अवरोध होता है, तो धारा सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। अगर हम किसी कुचालक की बात करें, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के लिए R का मान बहुत ज्यादा होगा, प्रतिरोध उसका बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती, हमें पता है, हम जानते हैं। लकड़ी या कोई भी कुचालक है पदार्थ है, उसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। बेटा ध्यान से समझो। तो आपको प्रतिरोध का मतलब समझ में आ गया, क्या चीज है? धारा प्रवाह का अवरोधक होता है। जनरल परिभाषा कोई पूछता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे सबसे कम चांदी के लिए होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉपर के लिए होगा, उससे ज्यादा आपका एल्यूमिनियम के लिए, फिर गोल्ड के लिए, ऐसे हम सीक्वेंस देखते हैं। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? कुचालकों के लिए, जिनमें धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। जनरल टॉपिक था, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करें कार्बन प्रतिरोध की,
ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है किताब के अंदर लिखे हुए, आप ध्यान से पढ़ना, इनको नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है हर साल एक। कार्बन प्रतिरोध, देखो आपको लैब में मैं छोटे छोटे प्रतिरोध दिखाऊंगा जिनकी कुछ वैल्यू होगी। एवं वर्ण कोड, कलर कोडिंग, वर्ण कोड। देखो जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल वायर के, जिसके अंदर दो वायर लगे होते हैं, इस टाइप का कुछ होता है दोनों तरफ, और इसमें 4 बैंड मिलेंगे आपको, 4 अलग अलग कलर के बैंड मिलते हैं, 4 अलग अलग कलर के आपको बैंड दिखेंगे। इस टाइप की जो युक्ति होती है उसे हम कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। इसमें 4 अलग अलग कलर के बैंड मिलेंगे और इन कलर्स के आधार पर हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, जिसको हम वर्ण कोड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन प्रतिरोध इस टाइप का होता है जिसमें 4 आपको अलग अलग कलर के बैंड दिखेंगे, 2 तार निकले हुए होंगे जिनको हम परिपथ में कनेक्ट करते हैं, और ये एक प्रतिरोधी है जो धारा का अवरोध करता है, ठीक है, ये भी एक प्रतिरोधी आपका। अब हम पढ़ेंगे वर्ण कोड। वर्ण कोड के आधार पर हम इसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, कि जैसे मान लो ये जो पहला कलर है वो मैंने बोला कि रेड कलर का था, दूसरा मैंने बोल दिया कि ये ऑरेंज कलर है। पहचानना पड़ेगा बेटा कलर, बिल्कुल कलर आपको पहचानना ही पड़ेगा, बिना कलर पहचाने हम इसका प्रतिरोध ज्ञात नहीं करते। तीसरा सपोज फिर आपका येलो कलर है, और ये चौथा बैंड जो है उसमें आपको 3 ही कलर मिलेंगे। स्टार्टिंग में देख लेना, इधर बाकी 10 जितने भी कलर होंगे वो सारे इस तरफ से आपने स्टार्ट किया, एक जो एंड होगा, जो चौथा बैंड होगा उसमें 3 कलर, या तो सिल्वर या गोल्ड या कोई कलर नहीं, सिल्वर गोल्ड या कोई कलर नहीं, मैंने लिख दिया गोल्ड। और अब आपको बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना है। ये कलर आपने पहचान लिए, कलर आपको पहचानने में आ गए कि पहला बैंड रेड दिखा, दूसरा ऑरेंज दिखा, तीसरा येलो दिखा, चौथा गोल्ड दिखा, और आप मुझे बताओ इसका प्रतिरोध कितना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपको एक टेबल बनानी है और उसके बाद आप प्रतिरोध ज्ञात करोगे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, याद रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। शायद 10 कलर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग्रेजी में याद रखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी बीबी रॉय रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आप लिख लेना अच्छे से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। शॉर्ट ट्रिक याद होगी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। B फॉर ब्लैक, सबसे फर्स्ट कलर आपका ब्लैक, सेकंड कलर आपका ब्राउन, ठीक है ना, अंग्रेजी में याद रखना। थर्ड कलर आपका रेड, फिर आप O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन, B फॉर फिर से ब्लू, B फॉर वायलेट, V for violet, G for grey and W for white। ये सीक्वेंस हो गई कलर्स की। इसी सीक्वेंस में आपको लिखने हैं कलर, इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन के बीबी रॉय की वाइफ बहुत सुंदर है, हैज वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी है, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक से आपको ये 10 कलर याद रखने हैं, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको ये 10 कलर याद रखने हैं। और फिर देखो, फर्स्ट हम देंगे अंक, कि किसको कितना अंक मिलेगा। सेकंड केस में हम बोलेंगे गुणांक, और थर्ड केस में हम बोलेंगे बेटा सहायता, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, अंग्रेजी हिंदी में तो समझ ही नहीं आएगा। टॉलरेंस, ये जो टॉलरेंस है वो आपके 3 कलर जो लास्ट बैंड के होते हैं ना बेटा, 3 कलर जो लास्ट बैंड वाले हैं, जिसमें पहला आपका गोल्ड है, दूसरा आपका सिल्वर है, और तीसरा 9 कलर, कोई कलर नहीं, इसके लिए देंगे हम, ठीक है। ब्लैक को आप 0 अंक दोगे, ब्राउन को 1, फिर रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वायलेट को 7, ग्रे को 8, व्हाइट को 9। ये तो आपके अंक हो गए जो फर्स्ट 2 बैंड जो है, पहले 2 जो बैंड है उनको इस कलर के हिसाब से हम अंक देंगे, ये वाले अंक आपको मिलेंगे नंबर। गुणांक 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2,
10 की घात 3, ये 10 की घात 4 अलग अलग कलर के लिए, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। अगर गोल्ड आ जाता है यहाँ पे कलर, कई बार थर्ड बैंड पे गोल्ड आ जाता है, 10 की घात -1 होगा, सिल्वर के लिए 10 की घात -2 होगा, 9 कलर के लिए कोई नहीं होगा। ये तो अंक हो गए जो शुरू वाले दो बैंड जो है वो अंक, तीसरे बैंड में आपको प्लस करके या गुणा करके, सॉरी प्लस से गुणा करके ये गुणांक लिखना है, और चौथे में टॉलरेंस बैंड जो है वो इन तीन के लिए होगा, गोल्ड सिल्वर 9 कलर, गोल्ड सिल्वर 9 कलर के लिए टॉलरेंस बैंड। गोल्ड के लिए आप 5% लोगे, सिल्वर के लिए आप कितना लोगे? गोल्ड के लिए 5%, 10%, 20%। एक बार ये चेक करना भैया, थोड़ा मेरे दिमाग से फिसल गई, ये 5%, 10%, 20%। आप एक बार बुक में चेक करना सब लोग। आपके लिए होमवर्क है कि ये टॉलरेंस बैंड जो है वो गोल्ड के लिए 5% ही था, सिल्वर के लिए 10% था, 9 कलर के लिए 20%। इसको आप एक बार चेक कर लेना बुक से, हो सकता है गलत लिख दिया हो मैंने, ध्यान से देख लेना। अब देखो आपने ये टेबल बना ली एग्जाम में, ठीक है ना, शॉर्ट से, और याद हो जाती है टेबल में कुछ भी नहीं, आपको ये अंक ध्यान में रखने कौन से कलर का कौन सा अंक है, कौन से का कौन सा गुणांक है, और ये जो 3 कलर है लास्ट वाले इनके लिए क्या है टॉलरेंस बैंड। अब देखो आपके पास ये था कार्बन प्रतिरोध, जिसमें पहला कलर रेड था, दूसरा कलर ऑरेंज है। रेड के लिए अंक कितना है 2, तो इसका प्रतिरोध देखो बेटा, पहला अंक 2, दूसरा ऑरेंज के लिए अंक कितना है 3, 2 into 3 into 3 केवल ऐसे लिखना है 23 मल्टीप्लाई। तीसरा आपका येलो, येलो के लिए गुणांक देखना है, तीसरे बैंड के लिए गुणांक देखना है, येलो, येलो कहां ये रहा, इसका गुणांक है 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 4, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस आपकी वो टॉलरेंस जो है। अब चौथा कलर आपका है गोल्ड, गोल्ड के लिए टॉलरेंस आप कितनी ले रहे हो 5%, 5%। ये आंसर है, ओम इसका मात्रक है। कई बार उल्टा पूछ लेता है, ये मान दिया हुआ होता है और कलर पूछ लेता है, जैसे आर का मान लिखा हुआ है 43 into 10⁻⁶ प्लस माइनस 20%। बताओ कलर 4 के लिए देखो अंक 4 पे कौन सा है येलो, तो पहला बैंड का जो कलर होगा, पहले बैंड का जो कलर होगा बेटा वो कौन सा होगा येलो। दूसरे पे 3 अंक है, 3 अंक पे कौन सा है ऑरेंज, तो दूसरा कलर आपका होगा ऑरेंज। तीसरा देखो अंक 10 की घात 6, 10 की घात 6 किसके लिए है ब्लू के लिए, तो ये वाला बैंड आपका ब्लू हुआ, ब्लू कलर का। 20% किसके लिए है 9 कलर, ठीक है, इसको एक बार चेक करना जरूर 5, 10, 20 को। तो ये आपका चौथा बैंड जो है वो 9 कलर हो गया, इसका कोई कलर नहीं होगा। इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कलर दिया हुआ है, प्रतिरोध पूछा है तो ऐसे, और प्रतिरोध दिया हुआ कलर पूछे तो ऐसे, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करना, एग्जाम में जरूर आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।